सो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 26 अप्रैल और हम आज के टॉप 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जीके के, जिसमें हम उनके सारे आर्टिकल्स भी देखेंगे और अटैच्ड या जितने भी एडिशनल कॉन्सेप्ट है उनकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल देख लीजिए। वेयर इज आरसीएफ लोकेटेड, मतलब रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ लोकेटेड है? इसका आंसर है कपूरथला। जो पंजाब में एक एरिया है कपूरथला, वहां पे लोकेटेड है फैक्ट्री। एंड न्यूज आप देख सकते हैं, दिस इज फ्रॉम न्यूज ऑन एआईआर, जो ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट है वहां से। इट इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स फॉर न्यूज आर्टिकल्स, काफी कंसाइज न्यूज वहां पे होती है। सो रेलवे कोच फैक्ट्री जो है कपूरथला में, उसने प्रोडक्शन रिज्यूम किया है आफ्टर 28 डेज लॉकडाउन। ठीक है, सो वही यहाँ पे दिखाया गया है और आप देख सकते हैं जो तेजस एक्सप्रेस है उसका कोच यहाँ पे यहीं पे बना हुआ है आरसीएफ पे। ठीक है, बाकी उन्होंने इस पूरे आर्टिकल में वो बताया है कि किस तरह से ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए प्रोडक्शन कर रहे हैं। एंड जो भी आरसीएफ कैंपस में फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई है कोविड इन्फेक्शन के लिए, जो भी इन्होंने सेपरेट एरियाज बनाए हैं, हॉस्पिटल्स, पूरी कहानी यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो उसके बारे में पूरा आर्टिकल है। बाकी ऑप्शंस भी देख लीजिए। कोच फैक्ट्री सिर्फ कपूरथला में नहीं है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कोच फैक्ट्री है जिसका नाम है आईसीएफ, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये पेरंबूर में है, जो कि चेन्नई में है। ठीक है, तो पेरंबूर चेन्नई में आईसीएफ। जो आप ट्रेन 18 देखते हैं ना, वंदे भारत एक्सप्रेस, वो आईसीएफ पेरंबूर चेन्नई में ही बनी हुई है। ठीक है, बाकी वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव बनते हैं और चितरंजन जो है वहां पे भी लोकोमोटिव बनते हैं। सीएलडब्ल्यू सुना होगा आपने, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क। तो ये भी लोकोमोटिव के लिए वाराणसी और चितरंजन बहुत फेमस है। कोच के लिए चेन्नई और कपूरथला, बाकी और भी कुछ जगह है बट मेन यहां पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनटीपीसी, देखिए आप जानते हैं कि इस लॉकडाउन के टाइम पे पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जो बिजली आती है और ज्यादातर बिजली थर्मल सोर्स से बनती, थर्मल पावर प्लांट से, इन विच एनटीपीसी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। वो सोशल वर्क भी कर रहे हैं साथ साथ, बल्कि और उसके साथ साथ बिल्कुल कंटिन्यूस प्रोडक्शन हमें पावर का मिल रहा है। तो उसी के बारे में एक अच्छा आर्टिकल आया था, उसी से दो क्वेश्चन मैं लाया हूं आपके लिए, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअली। पहला, विच इज द फर्स्ट लार्जेस्ट पावर स्टेशन ऑफ द कंट्री? तो इंडिया का लार्जेस्ट पावर स्टेशन कौन सा है? आंसर है एनटीपीसी का विंध्याचल प्लांट, जो मध्य प्रदेश में है। एनटीपीसी का विंध्याचल प्लांट। ठीक है, जो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पे ये प्लांट है। दिस इज द लार्जेस्ट पावर स्टेशन। एक सवाल और देख लीजिए। इंडिया का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन कहां लोकेटेड है? इसका आंसर है खरगोन, जो एमपी का एक डिस्ट्रिक्ट है खरगोन। ये डिस्ट्रिक्ट इंदौर से बहुत पास में है। तो कोविड 19 थोड़ा स्प्रेड हो रहा है, इस वजह से इस डिस्ट्रिक्ट का नाम काफी सुन रहे हैं आप। जैसे इंदौर हो गया, देवास हो गया, खरगोन हो गया, उज्जैन, ये सब लोग आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं। तो उस कारण से सुना होगा आपने। पर यहाँ पे अगस्त 2019 को ये प्लांट कमीशन हुआ था और इसकी जो एफिशिएंसी है दैट इज फार बेटर देन द अदर न्यूक्लियर नहीं, थर्मल पावर प्लांट्स। तो उनसे बेटर एफिशिएंसी इस खरगोन प्लांट की मिलती है। इसकी कैपेसिटी 660 मेगावाट के आसपास है और ये विंध्याचल प्लांट की जो कैपेसिटी है दैट इज अराउंड 4760 मेगावाट के आसपास। ठीक है, बट फैक्चुअली बस जगह का नाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खरगोन नाम याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये रहा आर्टिकल न्यूज ऑन एआईआर से। तो आप देख सकते हैं कि एनटीपीसी कंटिन्यूज प्रोवाइडिंग अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई टू द नेशन। ठीक, एंड एनटीपीसी विच इज इंडियाज लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर, इट इज प्रोवाइडिंग द सप्लाई और एक महारत्न कंपनी है एंड इज परफॉर्मिंग एट इट्स ऑप्टिमम लेवल। बाकी एफिशिएंटली कोल सप्लाईज भी मैनेज हो रहे हैं यहाँ पे। एंड हाँ, ये एनटीपीसी विंध्याचल इज द लार्जेस्ट पावर स्टेशन ऑफ द कंट्री विच हैज अचीव्ड ओवर 100% प्लांट लोड फैक्टर, पीएलएफ जो होता है, ऑन द 13th ऑफ दिस मंथ। ठीक है, एंड एक चीज और, जो 660 मेगावाट है, इंडिया का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन जो एनटीपीसी खरगोन, इट हैज बिकम कमर्शियल ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, तो कमीशन लास्ट ईयर हुआ था, कमर्शियल अभी रिसेंटली हुआ। ठीक है, तो बस आपको दो नाम ध्यान रखना है, एक तो अपना विंध्याचल का और दूसरा खरगोन का। एनटीपीसी दोनों प्लांट्स ऑपरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक अनाउंसमेंट और हुआ मिनिस्ट्री की तरफ से। सो ड्यूरिंग ये पिछले फिजिकल का जो ड्यूरेशन दिया है, अप्रैल 2019 से जनवरी 2020, इस ड्यूरेशन में विच हैज बीन इंडिया टॉप एक्सपोर्टिंग सेक्टर, और वो सेक्टर टॉप पे पहली बार आया है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द आंसर इज केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, और यहाँ आर्टिकल देख सकते हैं। सो सदानंद गौड़ा जी जो हैं, जो मिनिस्टर, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है अपने ट्विटर हैंडल से। तो एक खबर आपको पीआईबी पर भी मिल सकती है और न्यूज ऑन एआईआर पर भी है, बाकी सोर्सेज में भी होगी। ठीक, सो इंडिया केमिकल एक्सपोर्ट हैज रोज बाय 7% टू 2.68 लाख करोड़ रुपीज ड्यूरिंग द अप्रैल जनवरी पीरियड इन द लास्ट फिस्कल, अप्रैल से जनवरी। ठीक है, एंड इट हैज बिकम द टॉप एक्सपोर्टिंग सेक्टर इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स डीवी सदानंद गौड़ा जी जो है, उन्होंने कांग्रेचुलेट किया है इंडस्ट्रीज को इस चीज के लिए। ठीक है, एंड
एक्सपोर्ट 7.43% से ग्रो किया है एज कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस फिस्कल, ठीक है। एंड ये पूरी कहानी है। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स 14.35% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स, ठीक। और मिनिस्टर ने उन्होंने अश्योर किया है कि ही विल गिव फुल सपोर्ट टू द इंडस्ट्री टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया एज अ लीडिंग ग्लोबल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल। तो केमिकल पेट्रोकेमिकल फील्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एसेज, इंटरव्यूज और जीडीज के लिए दिस इज अ वेरी सब्सटैंशियल फैक्चुअल पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च करी गई है राज्यसभा द्वारा, वो आपके उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। सो एज पर द एनालिसिस बाय द राज्यसभा सेक्रेटरीट ऑफ डेटा सिंस 1978, तो उन्होंने 1978 से डेटा को एनालाइज किया है। सो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टाइम इन द राज्यसभा हैज बीन स्पेंट ऑन, अभी एक्टिविटी सुन लीजिए पहले। सो deliberating issues of national importance, asking questions and holding government accountable, making laws and private members bill। तो इन चारों चीजों में हाईएस्ट टाइम राज्यसभा ने किस में दिया है इस रिसर्च के हिसाब से? आंसर है ए ऑप्शन, deliberating issues of national importance। बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिसर्च है, आर्टिकल देख लीजिए, दिस इज फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। सो पहले ये देखिए आप, राज्यसभा के चेयरमैन जो कि एक्स ऑफिशियो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑटोमेटिकली मतलब एक्स ऑफिशियो राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं। तो जो अभी वेंकैया नायडू जी उन्होंने क्या बोला है? ही हैज डायरेक्टेड द सेक्रेटरीट टू कैरी आउट द एनालिसिस टू ब्लंट द अपोजिशन क्रिटिसिज्म दैट द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यसभा, spends far too much time in government business legislating instead of debating the issues raised by them। तो इस एलिगेशन है डेटा 1978 से लिया गया है। तो इस बिजनेस में इसकी ज्यादा का टाइम लेजिस्लेशन है, गवर्नमेंट बिजनेस में लगता है, उसको हटाने के लिए, उस मिथ को हटाने के लिए रिसर्च करवाई गई है। और आउटकम क्या है वो देख लीजिए, आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, बट मेन पैराग्राफ मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला और ये वाला। So the analysis has revealed that 40.2% of the time is spent on deliberating issues of national importance। तो ऐसा नहीं कि लेजिस्लेशन में नंबर वन टाइम है, नंबर वन टाइम नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज को डिस्कस करने में ही जाता है, ठीक। 32.22% टाइम, मतलब सेकंड रैंक पे कौन आता है? आस्किंग क्वेश्चंस एंड होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। 24.05% टाइम आता है ऑन मेकिंग लॉज, जो एलिगेशन लग रहा था। और 3.52% टाइम प्राइवेट बिल्स पर जाता है, ठीक है, मतलब जो इंडिविजुअल मेंबर्स जो बिल प्रेजेंट करते हैं उनके ऊपर। तो ये अच्छी मतलब फॉर अ गुड एनालिसिस एंड द ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है काफी अच्छा पॉइंट है, क्योंकि ऑफिशियल रिसर्च करी गई है सेक्रेटरीट द्वारा, ठीक है, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ चेयरमैन राज्यसभा। इंटरेस्टिंग आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन टनल? माउंटेन टनल मतलब मैं नॉर्मल टनल्स की बात नहीं कर रहा, ऐसे टनल जो 3000 मीटर से अल्टीट्यूड के ऊपर है, वो कहां लोकेटेड है? वो इंडिया में लोकेटेड है। आपको स्टेट बताना है, हिमाचल प्रदेश इज द आंसर, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जो रोहतांग टनल है ये उसकी बात हो रही है, और ये लगभग 8.8 किलोमीटर्स का है। और लास्ट ईयर 25 दिसंबर 2019 में इसका नाम क्या रख दिया गया? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर नाम रख दिया गया इसका, क्योंकि 2000 में जब पहला ये प्लान बना था कि ऐसा टनल बनाया जाएगा, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। तो उनके 95th बर्थडे पर उनको सम्मानित करने के लिए नाम उन पर रखा गया, और ये बहुत हाइट पर है। ये अभी मतलब 2020 इसी साल पूरा होने के चांसेस है। 8.8 किलोमीटर्स का है। मनाली और लेह के बीच का डिस्टेंस इसके ओपन होने के बाद, इस टनल के बाद 46 किलोमीटर्स कम हो जाएगा, जो कि माउंटेनियस रोड पे काफी बड़ा डिस्टेंस होता है, ठीक है। माउंटेनियस रोड पे मुझे लगता है कि 10 किलोमीटर 40 के बराबर होता है, मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है। सो इट्स अ ग्रेट मतलब चीज, और ये बहुत मुश्किल था बनाना, कि पूरा टनल क्रॉस करवाना। तो ये पूरा बनाया गया है। हिमालयन रेंजेस, जो पीर पंजाल रेंजेस है, वहां की बात हो रही है। क्लियर? तो ये कहानी है। आर्टिकल यहां पे इसलिए लिया कि इसका नाम नहीं आया है, नाम इसका है, देख लीजिए, रोहतांग पास। रोहतांग पास क्या करता है? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो ना हिमाचल प्रदेश को, उसको जो कुल्लू प्लेन्स वगैरह है, कुल्लू वाला एरिया, उससे जोड़ता है। तो बेसिकली जब बारिश, ये बर्फ वगैरह होती है, तो फिर यहां लिखा था, हाँ, दिस पास remains snowbound for almost 6 months and it isolates लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। कुल्लू वगैरह वो सब जो एरिया वहां से आइसोलेट हो जाता है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस पास को ओपन कर दिया है 3 वीक्स इन एडवांस टू ट्रांसपोर्ट द एसेंशियल सप्लाईज। जब बंद रहता है तब एयर के रास्ते से, एयरवेज के थ्रू वहां पे पहुंचाया जाता है, तो थोड़ा जल्दी खोल दिया है। ये टनल की जो बात करी गई है और इस पास की जो बात करी गई है, इसको मेंटेन और बनाना किसका काम है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो आर्टिकल पास के बारे में है, पर टनल वाली कहानी भी मैंने रिसर्च करके निकाली,
इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, माउंटेन वर्ड का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। ग्राउंड टनल तो और भी बहुत लंबे लंबे है दुनिया में, पर 3000 मीटर के ऊपर का एल्टीट्यूड में ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन टनल बोला जाएगा। ठीक, स्टेट हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ फ्लूज के ऊपर क्वेश्चन है। इन विच ईयर डिड द स्पेनिश फ्लू मतलब H1N1 पैंडेमिक स्प्रेड, ये 1918 में स्प्रेड करा था। इसका असर इंडिया में भी देखा गया था। ये देखिए आर्टिकल आया है, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, वैसे आर्टिकल लंबा है काफी पैराग्राफ से, मैं मेन पार्ट आपके लिए कुछ पार्ट लाया हूं उसके लिए जो इंपॉर्टेंट है। So universities and research institutes across the countries have been asked by Union Human Resource Development Ministry मतलब HRD Ministry to delve into their archives and other means to study how India handled the 1918 H1N1, which is commonly referred to as Spanish flu pandemic, and what measures were taken to boost the economy after the pandemic had run its course, leaving more than 12 to 7 million people dead in the country. तो 1918 में जो आया था जिसको स्पेनिश फ्लू बोलते हैं H1N1, उसमें भी 12 टू 17 मिलियन पीपल डेड हुए थे। तो सरकार ने बोला है यूनिवर्सिटीज और रिसर्चर्स की आप उस आर्काइव में जाइए और ये पता लगाइए कि उस समय क्या स्टेप्स लिए गए थे, उसके बाद जो इकोनॉमी रिकवर करवाई थी उसमें इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए थे, कैसे इस पैंडेमिक को हमने झेला था। तो उससे अभी कोविड-19 को फेस करने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट इन्फ्रेंस मिल सकते हैं। तो इट्स अ गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट, और हिस्टोरिकली भी साइंस की फील्ड में कुछ सवाल जरूरी मिलते हैं आपको यहाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 1998 में नीपा वायरस था जो बाद में केरला वगैरह में भी कुछ साल पहले फैला था। स्टार्टिंग 1998 में थी नीपा वायरस की। वो आउटब्रेक कौन सी कंट्री में शुरू हुआ था, किस कंट्री में बहुत मेजर एक आउटब्रेक हुआ था? आंसर है मलेशिया। इसलिए 1998 का जो मलेशिया आउटब्रेक है नीपा वायरस का, दैट वाज वेरी डेंजरस, इसलिए उसकी यहाँ पे बात होती है। द हिंदू न्यूज़पेपर जो संडे का एडिशन है ना, उसमें मुझे पेज का नंबर याद नहीं, आई थिंक लास्ट के 3-4 पेज में शायद थर्ड या फोर्थ लास्ट पेज है, वहां पे 2-3 बहुत बढ़िया आर्टिकल है और एक आर्टिकल इन वायरसेस के ऊपर आया है जिसमें पूरी कहानी दी गई। उसका थोड़ा सा हिस्सा मैं लाया हूं आपके लिए, ये देख लीजिए। जितने भी प्राइमरी ट्रांसमिशन स्पीशीज, रिजर्वोयर स्पीशीज, जो भी फ्लूज वगैरह का पूरा लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत प्रिसाइज तरीके से। आर्टिकल पूरा नहीं, उसका एक बॉक्स लाया हूं मैं आपके लिए, आर्टिकल तो बहुत बड़ा है, जाके पढ़िएगा, बहुत अच्छा आर्टिकल है वो। ठीक है, तो उसका जिस्ट यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल एवियन इन्फ्लुएंजा 2004 में आया था। उसके बाद देखिए इबोला 2014 में आया था। किन अफ्रीकन कंट्रीज में? गिनी, लिबेरिया और सीरा लियोन, जिसमें कुछ एक डेथ कुछ समय पहले हुई थी अगर आपको याद होगा। वो आर्टिकल हम, वैसे तो काफी कुछ खत्म हो चुका है इबोला, बट एक डेथ कुछ समय पहले हो गई थी। फिर मर्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये ऊंट और बैट का इसका ओरिजिन रहता है, ये मिडिल ईस्ट में हुआ था। नीपा वायरस, ये क्वेश्चन जो मैं बताया था आपको, 1998 का आउटब्रेक था मलेशिया में, 100 डेथ हुई थी और $671 मिलियन का इकोनॉमिक लॉस था। सार्स 2002 में था, उसके इंपैक्ट की बात करी गई है। तो एक अच्छा जो बैकग्राउंड है, क्योंकि वायरस की बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो बैकग्राउंड बनाने के लिए पूरी एग्जॉस्टिव और प्रिसाइज सिंपल भाषा की नॉलेज के लिए आप आर्टिकल पूरा पढ़ सकते हैं। बाकी नॉलेज तो इसमें इस बॉक्स में मैं लाया हूं आपके लिए, वो भी पढ़ लीजिएगा समय निकाल के, थोड़ा समय लगेगा बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द हिंदू न्यूज़पेपर से लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट नहीं, सॉरी, आई थिंक थोड़ी नंबरिंग गड़बड़ हो गई, ये 8 है थोड़ा, इट्स ऑल गुड। विच कंट्री हैज अबॉलिश्ड फ्लॉगिंग एज अ पनिशमेंट? फ्लॉगिंग मतलब जो वो हंटर वगैरह मारते हैं ना, वो पनिशमेंट सऊदी अरेबिया ने खत्म कर दिया है। तो ये बस हेडिंग लाया हूं आपके लिए, सऊदी अरेबिया अबॉलिशेस फ्लॉगिंग एज अ पनिशमेंट। ठीक है, तो ये जो होता था ना, कहां गया, लैश, हंटर से जो मारते थे, उसकी जगह अब फाइन्स और प्रिजन की बात करी जाएगी। तो कई लोगों ने इस डिसीजन को अच्छा बताया है, क्योंकि ये थोड़ा पुराना सा मेथड था, ये अच्छा नहीं था मतलब ऑन ह्यूमन टर्म्स, तो अब प्रिजन या फाइन्स की बात चलेगी। तो सऊदी अरेबिया ने फ्लॉगिंग बंद कर दी। फ्लॉगिंग मतलब हंटर लेके मारना। ठीक, तो थोड़ा 8th और 9th क्वेश्चन आई थिंक इंटरचेंज हो गया है। ये लास्ट क्वेश्चन आज का, पद्मश्री अवॉर्डी लिम्बा राम इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। आंसर है आर्चरी। ठीक है, जो पूरा धनुष बाण, जो बो एंड एरो वाला होता है ना, पूरा निशाना लगाना, उसको आर्चरी बोलते हैं, उस फील्ड से है। आप ये आर्टिकल पढ़ लीजिए। अच्छा, ही हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 3 ओलंपिक्स, और जो 1992 में वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है आर्चरी की, जो बीजिंग में हुई थी, उसमें उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया था, और इन्हें 2012 में 2012 में पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। पर अभी ये अनफॉर्चुनेटली एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज का ट्रीटमेंट चल रहा है इनका, और लॉकडाउन की वजह से ट्रीटमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर जो हमारी आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने स्टेप इन करके पूरा रास्ता क्लियर करवाया है, पूरा सपोर्ट करके अब इनके मेडिकेशन कंटिन्यू ठीक से हो पाएगा। तो बढ़िया स्टेप लिया गया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ही इज
एम्स दिल्ली में ये एडमिट हैं, अपनी वाइफ के साथ वहाँ पे हैं, एंड एक हॉस्टल में रहते हैं जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है बगल में वहाँ पे, विच इज प्रोवाइडेड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, उनका एक ट्रीटमेंट अफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, और ये बात जब समझ में आई, पता चली, तो जो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उन्होंने एक्शन लिया। दिस पर्सन इज अ 3 टाइम ओलंपियन, 1988 सीएल ओलंपिक्स में, 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स में, और 1996 अटलांटा ओलंपिक में उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। ठीक, और जो अर्जुन मुंडा है जो यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर है, उनसे भी बात करके, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से बात करके, सब लोगों ने कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे ये पूरा स्टेप लिया है, विच इज अ वेरी गुड स्टेप इनके मेडिकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए। ठीक है, तो लेट अस होप कि जल्दी सही हो जाए और हिस्टोरिकली स्पोर्ट्स की फील्ड में हमारे एक सवाल भी बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। कंटेंट पसंद आए तो कमेंट एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।